अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक्स को। ब्लॉक्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। अब आपने ज़रा ध्यान से फोकस से ब्लॉक्स की डिवीजन को समझना है। एक ब्लॉक हमारे पास होता है एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में हमने 2 ग्रुप्स को शामिल किया है। आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है और ये हमारे पास जो है वो सेकंड ए ग्रुप है। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप को हम कहते हैं एस ब्लॉक। इसको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। इसी तरह ये जो एस ब्लॉक होता है ये पूरे पीरियोडिक टेबल की देखिए लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, ये लेफ़्ट साइड पर होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पर आ जाएं, ये राइट साइड है, तो अब देखिए मैं यहाँ से हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को देखते हो, यहाँ से लेकर यानी थर्ड ए ग्रुप से मैं स्टार्ट ले रही हूँ। थर्ड ए ग्रुप से लेकर ये सारा का सारा यहाँ तक, ये एट्थ ए ग्रुप तक, ठीक है। ये जो सारा का सारा हमारे पास है थर्ड ए से लेकर एट्थ ए तक, ये जितना भी हिस्सा है जिसके ऊपर इस वक्त मेरा मार्कर मूव कर रहा है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? पी ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। तो एक हमारे पास हो गया एस ब्लॉक, एक हमारे पास हो गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पर मौजूद है। अब अगर आप देखें, एस लेफ़्ट साइड पर है, पी ब्लॉक जो है वो राइट साइड पर है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में आपको ये रीजन नज़र आ रहा होगा। ये जो तमाम रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं डी ब्लॉक। ये थर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड बी तक आ रहा है। तो ये वाला जो रीजन है आपके पास, इस रीजन को हम नाम देते हैं डी ब्लॉक का, ठीक है। तो डी ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये सारा का सारा क्या है? डी ब्लॉक है, ठीक है। ये सारा का सारा डी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। एफ ब्लॉक में हमारे पास जो है वो पिछले एक टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल की बॉटम में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की बॉटम में हमने 2 सीरीज़ प्लेस की हुई हैं। एक लेंथेनाइड सीरीज़ है और एक एक्टिनाइड सीरीज़ है। तो ये जो लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, और ये हमारे पास जो है वो कौन सा है? एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एस ब्लॉक जो होता है वो पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड पर है, पी ब्लॉक जो है वो राइट साइड पर है, डी ब्लॉक जो है वो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में है, और डी ब्लॉक जो है उसको एफ ब्लॉक को हमने सेपरेटली बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं ब्लॉक्स। बाकी ब्लॉक्स के बारे में कुछ और चीज़ें हैं वो हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक। अच्छा जी। अच्छा बेटे, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। यकीनन आपको समझ आ गया होगा। एस ब्लॉक, हम एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? हम एस ब्लॉक को एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि एस ब्लॉक में आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो। जैसे एस ब्लॉक में पहला और दूसरा ग्रुप शामिल है, तो मैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर की भी हुई है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हम करके देख लेते हैं, तो आप देख रहे हो कि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है? वो एस ऑर्बिटल में आ रहा है। इस तरह अगर आप एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें, तो लाजमी बात है कि उस एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिटल में आ रहा होगा, तो इसलिए हम इनको एस ब्लॉक कहते हैं। पी ब्लॉक को हम पी ब्लॉक क्यों कहते हैं एलिमेंट्स को? सिंपल सी बात है, वही वाली बात है कि पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर लें, उसका आखिरी एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, वो पी सब शेल में आ रहा होगा। जैसे हम करके देख लेते हैं। अब पी ब्लॉक में थर्ड ए ग्रुप से लेकर एट्थ ए तक के सारे ग्रुप शामिल हैं। आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट चूज़ कर लो। जैसे मैं यहाँ से कार्बन चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ 1s2 2s2, कितने हो गए आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी 2p। अब ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर हो चुके हैं, टोटल हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी कार्बन की। अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखें कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। वैलेंस तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, तो ये हैं इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें कि इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में आ रहे हैं?
पी सब शेल में आ रहे हैं। तो यही मैंने आपको बताया कि पी ब्लॉक में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। सेम यही चीज़ बाकियों पे अप्लाई होती है। डी ब्लॉक में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्फिग्रेशन करने पर एफ ऑर्बिटल में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 जो थे वो ब्लॉक हैं जिनमें हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई कर रखा है। उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और मेटालॉइड्स को। ठीक है, अभी मैंने आपको सारी के सारी क्लासिफिकेशन जो है वो दिखा दी है कि मेटल्स कौन सी होती ब्लॉक्स के हिसाब से। अब मैं ब्लॉक्स के हिसाब से आपसे बात करूँगी मेटल्स और नॉन मेटल्स में। सबसे पहली बात कि मेटल्स कौन सी हैं और इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। तो अब आपने इसमें जहन में रखना है कि पीरियोडिक टेबल में पूरा का पूरा एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल में से पूरा का पूरा डी ब्लॉक और पूरा का पूरा एफ ब्लॉक। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, ये इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। चाहे वो नॉर्मल मेटल्स हैं, टिपिकल मेटल्स हैं, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मेटल्स की। मेटल की पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि मेटल्स में एबिलिटी होती है कि वो पॉजिटिव आयंस बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, आपने बहुत दफ़ा पहले पढ़ रखा होगा। सोडियम में एबिलिटी है कि वो अपने वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, और जब सोडियम अपने वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह मेटल जो हैं वो पॉजिटिव आयंस फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती हैं, तो इसलिए वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है, तो वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। क्योंकि ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ में से बिजली या हीट उस वक्त गुजरती है जब उसके पास फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, और मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ज़्यादातर मेटल जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं। टिपिकल मेटल्स की हम बात कर रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स तो सेंटर में भी मौजूद हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी मेटल्स की कि मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स हम कहते हैं कि मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन मौजूद है कंपाउंड में तो उसको हम कहते हैं ऑक्साइड। जैसे कि Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम का ऑक्साइड है। अब हम ये कह रहे हैं कि मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। हमें कैसे पता चलेगा वो बेसिक इन नेचर है? उसको पानी में डिज़ोल्व करके देख लें। अगर ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है तो जैसे ही आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो बेस बन जाएगी। अब ये देखें, Na2O को आपने वाटर में डिज़ोल्व किया तो आपके पास जो है वो 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ही टोटल क्या हो गए, ऑक्सीजन। तो सबको मिलाकर देखें क्या बन गया आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मेटल्स की। दूसरी तरह के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वो होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में ये एबिलिटी होती है कि नॉन मेटल्स नेगेटिव आयंस बना सकते हैं। नॉन मेटल्स में ज़्यादातर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को शामिल करते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन में एबिलिटी है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई होती है, तो अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और जब फ्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। तो नॉन मेटल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो नेगेटिव आयंस बना सकते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, इसलिए बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ये अपर राइट साइड पर मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल के। एसिडिक ऑक्साइड, जिस तरह हमने कहा कि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इसी तरह नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब सल्फ़र जो है वो एक नॉन मेटल है। अगर आप ऑक्सीजन के साथ उसको ले रहे हो, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक हैं। कैसे पता चलेगा हमें? बड़ा आसान तरीका है कि आप उस ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करके देख लें। जैसे ही आप ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो फ़ौरन से क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखें, H2, एक सल्फ़र, 3 और एक 4 ऑक्सीजन, SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो फ़ौरन से हमें पता चल जाएगा कि जनाब जो ऑक्साइड था जिसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया था वो तो एसिडिक ऑक्साइड था। इसमें एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आ जाती हैं।
मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को ही हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। इस नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, सेमी सेमी का मतलब होता है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मेटल्स की जैसी होती हैं, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नॉन मेटल्स की जैसी होती है, इन बिटवीन सिचुएशन होती है। अब देखें, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो मेटलॉइड होता है क्योंकि वो इन बिटवीन होता है तो इसलिए वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है बिहेव एज एसिड। ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है एज वेल एज, और उसके साथ साथ ये बेस की तरह भी बिहेव करता है। वो चीज़ जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे वो एम्फोटेरिक कहलाती है। कुछ रिएक्शंस में एसिड की तरह बिहेव करते हैं और कुछ रिएक्शन में बेस की तरह, तो ये एम्फोटेरिक कहलाते हैं। ठीक है, बाकी हम इसको ऑक्साइड्स को डिटेल में इस चैप्टर में इंशाल्लाह अगेन पढ़ेंगे। इनकी लोकेशन जो है पीरियोडिक टेबल में वो स्टेप लाइन के अंडर है। ये भी अब मैं आपको समझाती हूँ कि वो स्टेप लाइन के अंडर किस तरह से बन रही है, उसको आपने ज़रा ध्यान से फोकस करना है कि मेटलॉइड्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, अब स्टेप लाइन से क्या मुराद है? स्टेप लाइन अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। स्टेप लाइन ये मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये देखें, एक ऐसे आया, फिर मैं इसको एक स्टेप नीचे लाऊंगी, फिर मैं एक स्टेप इसको आगे लेके जाऊंगी। बिल्कुल उस तरह से मैं मूव कर रही हूँ पेन को जिस तरह से सीढ़ी होती है। स्टेप स्टेप से मुराद यहाँ पर है सीढ़ी। ठीक है, जिस तरह से स्टेयर्स होती हैं। तो ये देखें, फिर नीचे की तरफ आए, फिर हम इस साइड पर चले गए। सॉरी, ये यहाँ से मिस्टेक हो गई मुझसे, आपको समझाने के चक्कर में मैं इसको किसी और कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ। इसको रेड से ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से फिर हमारे पास जो है ये पूरी आएगी यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ आ गए हम। आपने बेटे ग्रीन लाइन को नहीं देखना, आपने रेड लाइन को देखना है। ठीक है, ये जो रेड लाइन मूव कर रही है, अब ये जो रेड लाइन आपके पास मूव की है, इस रेड लाइन को अगर आप देखते हो तो आपको बिल्कुल ही ऐसे नज़र आएगी जैसे कि एक स्टेप है, स्टेप लाइन है, यानी कि जैसे सीढ़ी होती है, बिल्कुल सीढ़ी की तरह से ये आपको नज़र आएगी। अब ये जो हमारे पास स्टेप लाइन है, जो इसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, इस स्टेप लाइन से ऊपर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। जबकि इस स्टेप लाइन के अंडर, अंडर का मतलब होता है इसके बिल्कुल नीचे, अब मैं आपको नाम भी बता रही हूँ एलिमेंट का, जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टिन है, थेलियम है, लेड है। ये तमाम एलिमेंट जो इस स्टेप लाइन के बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में थोड़े से एलिमेंट हैं, इनको हम क्या कह रहे होते हैं? मेटलॉइड्स कह रहे होते हैं। तो बेटे यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, और इसको बेटे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपके वेकेशंस के बाद जब आप आओगे तो इसका टेस्ट आपका होगा। ये आपके टेस्ट के सिलेबस में शामिल है। टेस्ट का सिलेबस मैं डिटेल में आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।